पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्वनि मानव की गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली जाती है। वहीं उसके जाने के बाद मानव का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन पर बात करने के बाद मानव के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं और वह वहाँ से गाड़ी भगा देता है। इधर जब ध्वनि उस अपने कमरे में छिपते हुए अपने रूम में जा रही थी, तब उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है कि ध्वनि ने अपने आप से कहा, मर गई आज तो, पापा क्लास लेकर ही छोड़ेंगे। और फिर जब वो पीछे मुड़ी तो उसके सामने उसकी मम्मी सुजाता जी खड़ी थी। सुजाता जी को देखकर ध्वनि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मम्मी आप, मुझे लगा पापा है। अच्छा बताइए पापा घर पर हैं क्या? तो सुजाता जी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए जवाब दिया, नहीं, वो बाहर गए हैं। पहले तो ये बता कि तू कहाँ से आ रही है और तूने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? ऐसे कपड़े तो तू कभी नहीं पहनती थी, तो आज कैसे पहन लिया? और कल रात भर तू कहाँ थी? ये कैसा काम है जो रात को भी बाहर जाना पड़ रहा है? सुजाता जी ने ध्वनि को डांटते हुए पूछा। तो ध्वनि ने अपनी माँ सुजाता जी को सब कुछ सच सच बता दिया। ध्वनि जैसे ही सुजाता जी को सब बता दी तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या तुम अपनी बॉस के साथ एक ही रूम में थी? कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? तो ध्वनि ने जवाब देते हुए कहा, नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने मेरी हेल्प की। अगर वो सही समय पर मुझे अपने साथ नहीं ले जाते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि कल रात को क्या हुआ था। अगर वो होटल स्टाफ की लड़की मुझे नहीं बताती तो शायद मैं भी उन्हें गलत समझती। सुजाता जी ने उसे फिर से डांटते हुए कहा, कुछ भी हो पर रात के वक्त तेरा बाहर जाना मैं अलाउड नहीं कर सकती। कहते हुए वो वहाँ से उठकर चली जाती है। ध्वनि समझ चुकी थी कि उसकी मम्मी उससे नाराज़ है, पर वो क्या करती। दूसरी तरफ मानव की गाड़ी एक बहुत बड़ी आलीशान घर के आगे आकर रुकती है। मानव गाड़ी से उतर कर सीधा घर के अंदर चला जाता है। इस वक्त मानव के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और जब वह अंदर पहुंचता है तो देखता है सामने की सोफे पर उसकी दादी, उसका कजिन और साथ ही मानव का असिस्टेंट अंगद बैठा हुआ था। मानव को देखकर अंगद की सांस तो गले में ही अटक गई थी। अंगद ने अपने मन में सोचते हुए कहा, अगर इसे पता चला कि मैं यहाँ आकर क्या क्या कहा इस सर के बारे में तो ये तो मुझे जिंदा ही दफना देंगे। अंगद इस वक्त खुद को यहाँ आने के लिए कोस रहा था कि वो आखिर यहाँ आया ही क्यों। अंगद अपने मन में खुद से कहता है, मुझे रौनक की बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ आकर अंगद ने मानव और ध्वनि के बारे में सब कुछ दादी को बता दिया था। वह ये सब कुछ रौनक के कहने पर किया था, बल्कि रौनक ने ही उसे अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर आया था और दादी के सामने सब बुलवाया था। दरअसल दादी ने अंगद से प्यार से पूछा था, अच्छा अंगद, क्या ये बात सच है कि मानव के ऑफिस में कोई नई नई लड़की आई है? रौनक बता रहा था कि वो काफ़ी खूबसूरत और समझदार भी है। तो दादी की बात सुनकर अंगद ने कहा, दादी वो खूबसूरत तो है, पर समझदार है या नहीं ये नहीं कह सकता। तो दादी ने अंगद से पूछा, क्यों, ऐसा क्या कर दिया है उसने जो तू उसके बारे में ऐसा बोल रहा है? अंगद ने दादी से कहा, अरे दादी, ये पूछे कि क्या नहीं किया। दादी एक बात बताइए, आबेल मुझे मार वाले कहावत को सच होते देखा है? अगर नहीं देखा तो उस लड़की को देख लीजिए। फिर अंगद ने ध्वनि का मानव की गाड़ी का कांच तोड़ना, फिर उसी के ऑफिस में काम करना, मानव का ध्वनि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाना, सब कुछ दादी को बता देता है। इसे सुनकर रौनक और दादी को बहुत खुश हुए। फिर दादी ने खुश होते हुए कहा, चलो कोई तो है जिसे मानव वजह से डर नहीं लगता, जो उसके सामने भी बोलना जानता है। नहीं तो हमें तो लगता था कि कोई उसके सामने बोलना तो दूर उसके सामने मुंह भी नहीं खोल सकता। रौनक ने दादी को खुश होते देखकर कहा, दादी मैंने कहा था ना कि वो लड़की ही है जो भाई को सीधा कर सकती है और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। नहीं तो भाई अगर ऐसे ही अकेले रहे तो वो और भी ज़्यादा खड्डूस हो जाएंगे और ऐसे ही सबको डराते धमकाते रहेंगे। दादी ने रौनक की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तू ठीक कह रहा है।
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं अपने परपोते का मुंह तक नहीं देख पाऊंगी। और दादी ने अंगद से कहा, अंगद, तुम मानव को फ़ोन करके अभी बुलाओ। वह जहाँ भी हो मुझसे आकर मिले। कहो उसे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर अंगद ने मानव को फ़ोन किया। अब मानव दादी के पास आ पहुंचा। मानव वहां खड़े होकर अंगद को घूर रहा था। मानव के ऐसे घूरने पर अंगद के पसीने छूट रहे थे। मानव ने अंगद को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो ऑफिस में होना चाहिए था। क्योंकि मानव को अच्छे से पता था कि जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो पक्का कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे होते हैं। मानव के सवाल का अंगद कुछ जवाब दे पाता कि उससे पहले दादी ने कड़क आवाज़ में कहा, क्यों? वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मैंने बुलाया है उसे यहाँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मानव ने दादी से कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर आ सकता है वो यहाँ, पर अगर कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव की बात सुनकर अंगद को तो रोना ही आ गया। वो यही सोच रहा था कि पता नहीं अब मानव उसके साथ क्या करेगा। अंगद ने अपने डर को दबाते हुए कहा, सर, मैं तो बस दादी जी के बुलाने पर उनसे मिलने आया था, मैं क्यों कोई गड़बड़ करूँगा। मानव ने अंगद की बात को इग्नोर करते हुए अपने दादी से कहा, आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया था? दादी ने मानव को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। तो तुम हमारे बुलाने पर तो नहीं आओगे, इसलिए हमने अंगद को बुलाकर उसी से तुम्हें कॉल करवाया। मानव ने दादी से कहा, जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको? दादी ने सीरियस होते हुए कहा, हमें तुम्हारी शादी को लेकर कुछ बात करनी है। मानव ने मना करते हुए कहा, दादी, मैंने आपसे कितनी बार समझाया है कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर आप क्यों मेरी शादी के पीछे पड़े हो? दादी ने मानव को सख्त लहजे में कहा, हमने आपसे पूछने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, हमने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि 1 महीने का टाइम है आपके पास शादी करने के लिए। 1 महीने के अंदर आप शादी कर लीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव ने भी मना करते हुए कहा, दादी, अगर मैं शादी ना करूँ तो? दादी ने मानव को सख्त लहजे में कहा, तो भूल जाइए कि आपकी कोई दादी भी थी। अगर आपने शादी नहीं की तो हमें भूल जाइए। दादी की बात सुनकर मानव को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से से वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे अंगद भी चला जाता है। मानव के जाने के बाद रौनक ने दादी से हंसते हुए कहा, वाह दादी, आपने क्या धमकाया है भाई को। और हाँ, वो क्या डायलॉग था? कहकर रौनक ने दादी का नकल करते हुए कहा, 1 महीने के अंदर शादी कर लेना, अगर तुमने शादी नहीं की तो भूल जाना कि तुम्हारी कोई दादी भी थी। और फिर हंसने लगता है। दादी ने रौनक को समझाते हुए कहा, अगर हम उसे ऐसे नहीं धमकाते तो वो हमारी बातों को कभी सीरियसली नहीं लेते और हम कभी अपने परपोते या परपोती का मुंह नहीं देख पाते। और अगर हम ये इंतज़ार करते कि वो कोई लड़की पसंद करके शादी करेगा तो हम बस इंतज़ार करते ही रह जाते। अगर उन्होंने कोई लड़की पसंद भी कर लिया तो भी वो उनके गुस्से को देखकर भाग जाते। लेकिन जब तूने उस लड़की के बारे में बताया तो मन में एक उम्मीद सी जाग गई। वो पहली लड़की थी जिसमें मानव के सामने बोलने की हिम्मत है, जिससे मानव का मानव बजाज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दादी की बात सुनकर रौनक ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ दादी, आप सही कह रही हो, वो और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। उसे भाई को हैंडल करना अच्छे से आता है। उसे पता है कि भाई से कैसे बात करनी है। वो बाकी लड़कियों की तरह भाई की हाँ में हाँ नहीं मिलाती। और मुझे भी लगता है कि वो लड़की भाई के लिए एकदम सही रहेगी। वो भाई की लाइफ में खुशियाँ ला सकती है। नहीं तो बड़ी माँ के जाने के बाद तो भाई जैसे पत्थर बन गए हैं, जिसे ना कभी कोई दर्द महसूस होता है और ना ही खुशी। दादी, मैं दिल से चाहता हूँ कि भाई की लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके साथ वो खुलकर बात कर सके, अपने दिल के दर्द को बांट सके। रौनक ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अब मैं उन्हें और इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। रौनक की बात सुनकर दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितना बड़ा हो गया है मेरा बच्चा, कितनी फिक्र है उसे अपने भाई का। वहाँ अब एक इमोशनल माहौल बन गया था, तो रौनक ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अरे दादी, आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? भाई की शादी हो जाएगी तो इसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो दादी ने रौनक को सवालिया नज़रों से देखने लगी, मानो पूछ रही हो
इसमें तेरा क्या फ़ायदा। तो रौनक ने दादी को समझाते हुए कहा, अरे दादी, भाई की शादी होगी तभी तो मेरा नंबर आएगा, नहीं तो भाई के चक्कर में मैं भी कुंवारा रह जाऊंगा। रौनक की बात सुनकर दादी ने रौनक के कान खींचते हुए कहा, अच्छा बेटा, अपनी शादी की इतनी जल्दी है तुझे। चल कोई नहीं, मानव से पहले मैं तेरे लिए लड़की देखकर तेरा शादी करवा देती हूँ। रौनक ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं दादी, मैं मजाक कर रहा था, मुझे कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं शादी कर लूँगा। भाई की तरह मैं आपको बेट नहीं करवाऊँगा, आपको परपोते या परपोती का मुंह दिखाने के लिए। दादी ने रौनक की बात सुनकर उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, मुझे तो डर है कि तू कहीं शादी से पहले ही मुझे परपोते या परपोती का मुंह ना दिखा दे। दादी की बात सुनकर रौनक ने नौटंकी करते हुए कहा, डोंट वरी दादी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रौनक की बात सुनकर दादी ने हंसते हुए रौनक के सिर पर प्यार से चपत लगाती है और वो फिर दोनों इस तरह से अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मानव गुस्से में अपने घर में बैठा हुआ था। उसके कानों में दादी की कही हुई बात गूंज रही थी और वो गुस्से में वहीं चुपचाप बैठा हुआ था। उसको इस तरह चुपचाप बैठा देख अंगद की तो जैसे जान ही निकली जा रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मानव से कुछ बोल सके। अंगद ने अपने मन में सोचते हुए खुद से कहा, ये इतना चुप क्यों है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये तूफान के आने से पहले की शांति है। और फिर अंगद ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मानव से कहा, छोड़िए ना सर, दादी जी के बातों को इतना सीरियसली मत लीजिए, शायद उन्होंने गुस्से में आकर ये सब बोला होगा। चलिए ऑफिस चलते हैं, और वैसे भी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। तो मानव ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, कैंसल, और वहाँ से रूम में चला गया। रूम में जाकर मानव सीधा वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगा और 10 मिनट के बाद शावर लेने के बाद सीधा बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। मानव के रूम में जाने के बाद अंगद भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अगले दिन सुबह ध्वनि जल्दी उठकर अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो तनु को भी कॉल करके उसे भी जल्दी आने के लिए बोल देती है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वो जब ऑफिस के गेट पर पहुंचते हैं, उसे तनु वहीं गेट पर ही मिल जाती है और वह दोनों ऑफिस में साथ साथ अंदर जाते हैं। ध्वनि और तनु जब ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं तो वहां का माहौल देखकर हैरान रह जाते हैं। तो क्यों ध्वनि और तनु ऑफिस के माहौल को देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ था ऑफिस में। दादी जी का फैसला सुनकर मानव अब क्या करेगा। क्या वो शादी के लिए राजी हो जाएगा। दादी जी के फैसले से मानव और ध्वनि पर क्या असर पड़ेगा, जानने के लिए बने रहिए लव यू माई एंजल पर।